नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारियों के साथ। उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य में विकास को गति देने के लिए और राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए आगामी अक्टूबर और नवंबर महीने में इन्वेस्टर समिट करने जा रही है, जिसकी तैयारी के लिए मुख्यमंत्री ने सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। रोजगार और राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार का फोकस सेवा क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने पर है। इसमें पर्यटन, आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बागवानी, एरोमा, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आगामी निवेशक सम्मेलन में सरकार इन्हीं निवेशकों के साथ एमओयू करेगी। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में विकास को बल मिल सके, यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान हो सके, इसके लिए सरकार की तरफ से अमेरिकन कंपनी ग्लोबल मैकेंजी के साथ करार किया गया, जो विभिन्न सेक्टर में रोजगार सृजन के पदों की जानकारी सरकार को उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही धामी सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करने जा रही है, जिसकी तैयारी के लिए मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इस इन्वेस्टर्स समिट को लेकर अब सियासत तेज हो गई है, जिसमें भाजपा कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, समय समय पर दिल्ली में उनके दौरे होते रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो, क्योंकि देखिए अब ये जो हमारा इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, अब आने वाले समय के, क्योंकि उद्योग धंधे जो यहाँ के उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में किस पलायन को रोकने के लिए हमारे जो निवेशक हैं वो यहाँ पर उत्तराखंड में आए, यहाँ के पर्यटन को लेकर, यहाँ की जड़ी बूटियों को लेकर बहुत ही अपार संभावनाएं हैं। उनके तहत जो हमारी कृषि है उसको लेकर जो मिलेट योजना, इतनी बड़ी योजना जो पूरा चल रहा है अभी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी जिसमें कई बार कह चुके हैं कि उत्तराखंड का जो कोदा, झंगोरा, मंडवा, जो यहाँ की पहाड़ी उत्पाद हैं, उनका एक पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी मांग है। उसको लेकर भी जो हमारे जो निवेशक हैं वो ज़रूर यहाँ उत्तराखंड में आएंगे। उसको लेकर भी बहुत बड़ा यहाँ पे समिट, ये आयोजन किया जा रहा है। देखिए, अभी तो उसी के छाले और घाव नहीं भरे जो 2018 में इन्वेस्टर समिट में आपने 80 से 100 करोड़ तक का खर्च कर दिया, वही प्रदेश को वापस नहीं मिल पाया है। त्रिवेंद्र सरकार ने उस वक्त डुगडुगी पीटी थी कि लगभग 1,40,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। धरातल पर कितने एमओयू जो साइन हुए थे वो निवेश उतरे, ये धामी जी बताने का कष्ट करें। तो अब इन्वेस्टर समिट में एक बार फिर राज्य के जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आप लुटाने की तैयारी कर रहे हैं और नतीजा फिर से एक बार सिफर रहने वाला है, ये निश्चित है। धामी सरकार के इस इन्वेस्टर समिट से पहले भी त्रिवेंद्र सरकार में 2018 में इन्वेस्टर समिट हो चुका है, जिसमें 1.24 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। लेकिन 4 साल बाद भी आज भी धरातल पर भी ज्यादा कुछ नहीं बदला है। ऐसे में राज्य की जनता को धामी सरकार से उम्मीद है कि उनके द्वारा जो वादे और घोषणाएं की जाती है वो धरातल पर उतरती है। देहरादून से अभय कैंचुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो अक्टूबर और नवंबर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है। उत्तराखंड की ये जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। धामी सरकार इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरी तैयारी करने में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर कांग्रेस लगातार हमलावर है कि किस तरीके से इन्वेस्टर समिट हो रहा है। और इसमें देखिए रोजगार के अवसर काफ़ी बढ़ने वाले हैं। इसमें 1 लाख रोजगार, 1 लाख नौकरियों की जो लक्ष्य है वो रखा जा रहा है। और ये इन्वेस्टर समिट अक्टूबर नवंबर में होंगे, जिनकी तैयारियों में राज्य सरकार जो है वो जुटती हुई नजर आ रही है। और अब देखिए प्रदेश में इसका आयोजन भी किया जा रहा है। और इन्वेस्टर समिट लास्ट टाइम 2018 में किया गया था, उसके बाद 2023 अक्टूबर नवंबर में ये इन्वेस्टर समिट होगा। तो अक्टूबर नवंबर में आयोजन किया जाएगा इन्वेस्टर समिट का, और इसको लेकर तैयारी भी जोरों शोरों पे है। निवेशक सम्मेलन की तैयारी में धामी सरकार लगी हुई है
और यूपी के तर्ज पे जो है ये प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार द्वारा राज्य के विकास हेतु जमरानी बांध परियोजना की स्वीकृति सहित विभिन्न परियोजनाओं और पूंजीगत परियोजनाओं के लिए व्यापक सहयोग प्रदान करने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही राज्य को G20 की 3 महत्वपूर्ण बैठकों का दायित्व दिए जाने पर धन्यवाद देते हुए सीएम ने कहा कि रामनगर में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के वर्किंग ग्रुप की बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की गई। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को चारधाम यात्रा, आदि कैलाश और लोहा घाट स्थित मायावती आश्रम के लिए आमंत्रित किया है। इसके अलावा बता दें कि लगभग 1 घंटे तक चली बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की। तो सीएम धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। इसकी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम धामी ने किस तरीके से पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया, उनको चारधाम यात्रा के लिए निमंत्रित किया। और बड़ी जानकारी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले सीएम धामी। स्पीकर ओम बिरला से संसद भवन में की मुलाकात। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। कई विषयों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। पीएम मोदी से मुलाकात तो की है सीएम धामी ने। इसके साथ स्पीकर ओम बिरला से भी संसद भवन में मुलाकात की है सीएम धामी ने। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। कई विषयों पर दोनों मंत्रियों के बीच जो है दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सीएम धामी से मुलाकात की है। स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात संसद भवन में हुई है। बता दें इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। कई विषयों पर चर्चा हुई है दोनों नेताओं के बीच में। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है सीएम धामी और इसी के चलते जो है लगातार केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करें और स्पीकर, लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात की है सीएम धामी ने। और कर्णप्रयाग में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी का अभियान चलाया। अभियान के दौरान 32 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ ही 3 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए 3 लोगों में से 2 लोग सिमली के और एक नेपाल मूल का रहने वाला है। तीनों लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। और देहरादून में परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने आज अस्पताल पहुंचकर देहरादून मसूरी मार्ग बस के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से घायल हुए लोगों का हालचाल जाना। साथ ही डॉक्टरों को उनके उत्तम इलाज के निर्देश भी दिए। मंत्री ने कहा है कि इस कठिन घड़ी में हम घायलों और उनके परिवार वालों के साथ हैं। वन रैंक वन पेंशन योजना पर लंबे समय से उत्तराखंड में विवाद चल रहा है। अब पूर्व सैनिक केंद्र सरकार से योजना की विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव के चलते इस मुद्दे पर पूर्व सैनिकों की प्रतिक्रिया तेज हो गई है। कोटद्वार में बड़ी संख्या में ये पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के बैनर तले सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त जता रहे हैं, जिसके चलते तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा गया। को लेकर पूर्व सैनिक की प्रतिक्रिया जो है वो तेज होती जा रही है। पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा है। तो वन रैंक वन पेंशन
योजना पर विवाद चल रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार के खिलाफ पूर्व सैनिकों में आक्रोश दिख रहा है। नौकरी सबने की है तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया, सौतेला व्यवहार क्यों किया गया। हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि हमको हमारा हक पूरा मिलना चाहिए। क्यों हमको पीछे रख दिया, क्यों हमारे आदमी गली शहर में रहते हैं और हमको क्यों किया पीछे। हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, हमारे सब काम ऐसे रहते हैं। और राहुल गांधी पर उत्तराखंड में मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रदेश भर के कांग्रेसी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि 29 सांसदों के खिलाफ हेट स्पीच के मुकदमे दर्ज है, लेकिन टारगेट हमेशा से ही राहुल गांधी को किया जा रहा है, जो बताता है कि केंद्र सरकार बदले की राजनीति कर रही है। सरकार को इस प्रकार की राजनीति से बचने की जरूरत है। बता दें कि कांग्रेस लगातार गौतम अडानी के मामले में हर दिन 3 सवाल पूछने का काम कर रही है, जिससे सरकार एक के बाद एक मुकदमे कायम करा रही है। दो 2018 में इन्वेस्टर समिट में आपने 80 से 100 करोड़ तक का खर्च कर दिया, वही प्रदेश को वापस नहीं मिल पाया है। त्रिवेंद्र सरकार ने उस वक्त डुगडुगी पीटी थी कि लगभग 1,40,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। धरातल पर कितने एमओयू जो साइन हुए थे वो निवेश उतरे, ये धामी जी बताने का कष्ट करें। तो अब इन्वेस्टर समिट में एक बार फिर राज्य के जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आप लुटाने की तैयारी कर रहे हैं और नतीजा फिर से एक बार सिफर रहने वाला है, ये निश्चित है। जो 2000 और बाजपुर में आईपीएल सीजन की शुरुआत होते ही शहर में सट्टेबाजी का कारोबार शुरू हो गया है। कहीं ऑनलाइन तो कहीं ऑफलाइन लोगों को सट्टा खिलवाया जा रहा है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सट्टेबाजी पर अंकुश लगाते हुए पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 15 सट्टेबाज दोराहा के पास महाराजा होटल के अंदर सट्टेबाजी के खेल को अंजाम दे रहे थे। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है। गिरफ्तार हुए सट्टेबाजों को के पास से 1,50,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। खबर ऋषिकेश से है, जहां रियल एस्टेट कारोबारी ने प्रॉपर्टी डीलर अतुल गुप्ता पर 30-40 लोगों से हमला करवाया। अतुल गुप्ता ने बताया कि रुपयों के लेन देन में आनाकानी हुई थी, फिर ऑफिस बुलाकर लात घूसों से मारपीट की गई। ये आरोप मानव जौहर पर लगाया और साथ ही साथ पुलिस पर भी शिकायत न लिखने का आरोप लगाया गया। वहीं मानव जौहर ने इन सब आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। प्लानिंग थी कि इसने अपने दोस्त को बुलाया कि राहुल छावड़ा इनका दोस्त है और उसका भी दोस्त है, उसको शाम को भेज के, क्योंकि वो अपने पैसे के दम पे हमें दबा रहा है। उसने आज मेरे पति पे हाथ उठाया, कल वो मेरे बेटे पे, कल वो मेरी बेटी पे भी कुछ ना कुछ जरूर करेगा। हमें बहुत ज्यादा खतरा है और ये जल्द से जल्द अरेस्ट होना चाहिए। आज ही अभी जैसे उसने हमारे साथ किया, हमें भी रिजल्ट चाहिए। 30-40 लोग पीछे से मुझे मारने लग गए और मैंने कहा चुप हो रहो, मुझे वो बाहर तक मारते रहे। पूरे बाजार के लोग देख रहे थे और 2 पुलिस वाले भी थे वहां पर, 2 सिपाही। तीनों ने पैसा खाया है 50,000 रुपए और उसको अरेस्ट नहीं किया अब तक। मैं और मेरी वाइफ थाने में गए, मुझे धोखे से बुलाया उन्होंने ऑफिस में हिसाब करने के लिए। मेरा कुछ पैसे का हिसाब है मानव जौहर से, लातों से, मुक्कों से, मेरे प्राइवेट पार्ट में बहुत मारा गया। मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ। मानव जौहर की और जिन लोगों ने मुझे मारा है वो सब गिरफ्तार होने चाहिए।
जसपुर से एक खबर आई है जहां पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल सहित भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विभिन्न मार्गों के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव दिए गए थे, जिनके लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने अपनी स्वीकृति दे दी है। शीघ्र ही इनका पुनर्निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सड़कों के निर्माण के लिए 4 करोड़ 40 लाख की मंजूरी मिली है। उसमें सड़क ऊंची हो गई और टाइल्स नीची रह गई हैं, तो ये पूरी टाइल्स दोबारा लगेंगी और नाले जहाँ क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जसपुर नगर में वो भी उसमें सुधार होगा। और एक रोड और जो पतरामपुर से मनोरथपुर गांव तक वो भी काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गई थी। तो ये 4 मुख्य काम 4 करोड़ 40 लाख रुपए करीब के आए हैं। तो हम सब ने बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री को दिया है और ये आशा की है कि और भी हमारे जो मार्गों में सुधार की आवश्यकता है उस पर भी सरकार ध्यान देगी। जसपुर नगर है। और उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात को राजहित बताया है। और उन्होंने कहा है कि सीएम जब भी पीएम से मुलाकात करते हैं तो पीएम राज्य को कुछ न कुछ बड़ी सौगात जरूर देते हैं। बता दें कि सीएम धामी इस बार भी दिल्ली के दौरे पर है, जहां इस बार भी उम्मीद है कि पीएम को जिस राज्य से विशेष लगाव है उसमें उनके द्वारा राज्य को कुछ न कुछ सौगात दी जाएगी। जो गांव है, देखिए प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद है हमारे पूरे राज्य पर रहता है। जब मैं परसों उनसे मिला तो मुझसे उन्होंने यहाँ के विकास की चर्चा की, चाहे बद्रीनाथ का भव्य मंदिर का विषय हो, चाहे रोपवे केदारनाथ जी का रोपवे हो, हेमकुंड साहब का रोपवे हो, ऑल वेदर रोड की चर्चा की है, भारतमाला की चर्चा की है और हमारे सीमांतवर्ती जो गाँव है उनके साथ चर्चा की। तो निश्चित रूप से मेरी चर्चा के बाद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी का समय लिया होगा मिलने का, तो आज वो चर्चा उसमें और बढ़ेगी और हर क्षेत्र का विकास राज्य के अंदर दिखाई दे, मोदी जी के मन में भी है और उस दृष्टि से भी यहाँ का विकास के लिए ये सारे प्रयास हो रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री आज मिलेंगे तो कुछ न कुछ लेके ही आएंगे। और जल्द ही उत्तराखंड परिवहन विभाग स्क्रैपिंग पॉलिसी लाने जा रहा है, जिसके तहत कबाड़ हो चुके वाहनों को रजिस्टर्ड स्क्रैपर्स की मदद से उनकी स्क्रैपिंग की जाएगी। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि अकेले राजधानी देहरादून में 11,50,000 वाहन पंजीकृत है, जिनमें से 8,50,000 वाहन ही सड़कों पर नजर आते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे 3 लाख वाहन अभी भी राजधानी देहरादून में है, जो जगह जगह खड़े हैं, सड़ रहे हैं। जल्द ही परिवहन विभाग ऐसे सभी स्क्रैपर को आरटीओ में रजिस्टर करेगा और उनकी मदद से ऐसे सभी वाहनों की स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत स्क्रैपिंग कराई जाएगी, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था बाधित ना हो। देहरादून का मैं एग्जांपल लूँ तो देहरादून में कुल 11.5 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं और 11.5 लाख वाहन में से मात्र जो सड़क पर चल रहे हैं वो 8.5 लाख वाहन हैं। तो ऐसे 3 लाख वाहन देहरादून में एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि सड़क पर संचालित नहीं हो रहे बट कबाड़ हो चुके हैं। इन वाहनों को सड़कों से हटाना, कभी गलियों में खड़े हैं, कभी सड़कों पे खड़े हैं, कहीं ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ यातायात ब्लॉक करते हैं, तो इन वाहनों को हमें हटाना है। इनको हटाने के लिए एक स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई जा रही है, जिसके अंतर्गत जो रजिस्टर्ड स्क्रैपर्स हैं, जो स्क्रैप उठाते हैं, उनको रजिस्टर किया जाएगा और वो इन वाहनों को एक नियम के अनुसार नीलामी से, ऑनलाइन नीलामी से वो वाहनों को ले सकते हैं और उनको स्क्रैप कर सकते हैं। आगामी गर्मियों के सीजन में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए उत्तराखंड जल संस्थान ने कमर कस ली है और इसके तहत तमाम व्यवस्थाओं को अमलीजामा भी पहनाया जा रहा है। उत्तराखंड जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने बताया कि गर्मियों में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए फिलहाल विभाग की पास 72 पानी के टैंकर है, जिनसे पानी की किल्लत को दूर किया जाएगा। इसके साथ ही 219 किराए के टैंकरों को भी चिन्हित किया जाएगा और जो आवश्यकता के अनुसार पेयजल की किल्लत को दूर कर सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में यदि कहीं भी पानी की किल्लत होती है तो उनके द्वारा
जारी किया गया टोल फ्री नंबर 1800180410 भी, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और किसी भी शिकायत को यहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। पेयजल की दिक्कत को दूर करने के लिए विभाग के पास 72 विभागीय टैंकर हैं और 219 किराए के टैंकर चिन्हित कर लिए गए हैं, जो आवश्यकता अनुसार सभी क्षेत्रों में चलाए जाएंगे। तो शहरी क्षेत्रों में 192 मोहल्ले चिन्हित किए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 346 बसावटें हैबिटेशन चिन्हित की गई हैं, जहां पर गर्मियों में पानी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो गड्ढा समेत लैंसडाउन से सटे पहाड़ी इलाकों में इन दिनों पेयजल आपूर्ति ठप हो चुकी है। दरअसल ठेकेदारी प्रथा के तहत काम कर रहे पंप ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों में पानी की सप्लाई चौपट हो चुकी है। पंप ऑपरेटरों के कार्य बहिष्कार के बाद से लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे आम जनता परेशान है। तो पंप ऑपरेटर मांग को लेकर जो है हड़ताल पे चले गए हैं। दर्जन से ज़्यादा इलाकों में पानी की सप्लाई जो है वो रुकी हुई है। इससे काफ़ी चिंताजनक जो विषय है वो उत्पन्न होता है। घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण लोग जो है वो चिंतित है। पंप ऑपरेटरों की मांग को लेकर वो हड़ताल पे गए हैं। बता दें कई दिनों से वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। दर्जन से ज़्यादा इलाकों में पानी की सप्लाई अभी पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। गर्मी का सीज़न जो है वो आने वाला है, ऐसे में पानी की सप्लाई जो है वो ठप हो चुकी है। ये काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है। तो कोटद्वार की ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा करें, जहाँ पे पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। कार्य बहिष्कार का होता, उनका अपने जो ठेकेदारों के साथ कोई भुगतान पूरे न होने के संबंध में था, उनका आपस में समझौता हो गया है। वो उन्होंने उनके खाते में उसके सापेक्ष 11,000 रुपये की धनराशि जो अवशेष थी वो डाल दी है, या कुछ डालने की प्रक्रिया में होंगे। उनका वो समझौता ये हो गया कि ठीक है, उनके क्लियर 11,000 जमा होने पर क्लियर हो गया, तो आपस में उनका आपसी समझौता होने पर वो योजना चालू हो गई है। देहरादून से खबर सामने आई है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर आज सभी जिला अध्यक्षों से वर्चुअल संवाद करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे प्रदेश में पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ मनाया जा सके। साथ ही कहा है कि स्थापना दिवस को सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। बता दें कि बूथ स्तर से लेकर घरों तक पार्टी का कमल ध्वज को लगाने का काम किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिससे मेरी भेंट नहीं हो पाई, मेरी फोन पे वार्ता हुई है और आगामी दिनों के अंदर पार्टी के जो 6 स्थापना दिवस से लेकर और 14 तारीख अम्बेडकर जयंती तक हम जो सामाजिक न्याय सप्ताह मना रहे हैं उसके कार्यक्रम रचना बनी। आज ही हमारी वर्चुअल मीटिंग हमने सभी जिला अध्यक्षों से हमने की है। 6 तारीख को भव्यतम अपना स्थापना दिवस मनाया जाए, इस दृष्टि से कार्यालयों के अंदर ध्वजारोहण होगा और हर घर कमल ध्वज ये फहराने का हमारे कार्यकर्ताओं ने निश्चय किया है और प्रत्येक बूथ पर पार्टी के झंडे फहराए जाएंगे। कार्यक्रम हमारे जो बूथ कमेटी के जो लोग हैं 11 लोग, वो सब लोग इस दिशा में प्रयास करेंगे और पार्टी का जो इतिहास विकास विषय में भी सबके सामने चर्चा होगी। देहरादून में मौसम को लेकर जानकारी सामने आई है, जहां उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 3 और 4 अप्रैल के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने सोमवार और मंगलवार को कई जिलों में मध्यम बारिश की संभावना जताई है। साथ ही 3,500 लीटर से ऊपर के क्षेत्रों में बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। मैदानी इलाकों में भी ठंडी हवाएं चलने और बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि 5 अप्रैल से मौसम साफ रहने की उम्मीद है। और बीजेपी ने आईटी और सोशल मीडिया प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। कई लोग को जिम्मेदारी मिली है, वो भी अहम। नवीन ठाकुर सोशल मीडिया के प्रदेश संयोजक, अतीक नेगी होंगे आईटी विभाग के प्रदेश संयोजक, प्रवीण लेखवार होंगे, प्रशांत वर्मा सह संयोजक होंगे। तो बीजेपी ने आईटी की
सूची जो है वो जारी कर दी है। ये सूची जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यही सूची बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। इसमें जहां 3 लोग आईटी विभाग की तरफ से तो सोशल मीडिया विभाग की तरफ से 5 लोगों को रखा गया है। प्रवीण लेखवार और प्रशांत वर्मा होंगे सह संयोजक। तो ये सूची जो है बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।